नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और ये हमारा राज्य व्यवस्था का दूसरा वीडियो है। कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, जिसमें हमने सबसे पहले जाना था राज्य व्यवस्था क्या है। फिर उसमें हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में जाना था कि राज्य विधायिका किससे किससे मिलकर बनी होती है, कौन से अनुच्छेद में क्या आता है। फिर हमने राज्यपाल के बारे में जाना था, लोकसभा सीटें विधानसभा सीटें जानी थी। फिर मुख्यमंत्रियों के बारे में जाना था, राज्यपाल के बारे में जाना था। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख शीर्ष प्रशासनिक संस्थाएं एवं कार्य, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग एवं उनके कार्य। तो दोस्तों, मैं अतुल अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शीर्ष प्रशासनिक संस्थाएं एवं उनके कार्य। सबसे पहला आता है लोक सेवा आयोग। तो अनुच्छेद 315 के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 27 अक्टूबर 1956 को हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1956 में हुआ था। फिर इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। दूसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ से। फिर चलिए आगे चलते हैं। पहली परीक्षा 1958 में आयोजित की गई थी। ठीक है। फिर पहले अध्यक्ष डॉक्टर डीवी रेंगे थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर डीवी रेंगे थे। 3 क्वेश्चन यहाँ तक बन गए दोस्तों। गठन कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ है और पहले अध्यक्ष कौन थे। फिर आयोग के सदस्यों की यहाँ पे संख्या है। आयोग की सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करता है। तो राज्यपाल करता है। उसमें कितना संख्या को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं। ठीक है। अब मैं आपसे एक यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे करके बताइएगा। ठीक है। फिर चलिए आगे चलते हैं। फिर इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह से की जा रही है। किसकी सलाह से की जाती है। राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह से। फिर इनकी पद मुक्ति कैसे होती है। तो राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर एवं राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपकर। देखिए, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इनको पद मुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। या तो अपना त्यागपत्र किसको दे दें, राज्यपाल को दे दे, या फिर राष्ट्रपति इनको साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटा सकता है। फिर इनका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल 6 वर्ष की सेवा या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। तो अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे कोई व्यक्ति 60 साल में नियुक्त होता है तो वो तो 6 वर्ष की सेवा नहीं पूर्ण कर पाएगा। तो 6 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर पाएगा तो उसका 62 वर्ष का कार्यकाल पूरा, 62 वर्ष की उसकी उम्र पूरी हो जाएगी तो रिटायर हो जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति अगर 50 साल में नियुक्त होता है तो 6 साल पूरी सेवा करेगा। ठीक है ना। तो समझ में आ गया, या तो वह 62 वर्ष का हो जाए या फिर वह अपने कार्यकाल के 6 वर्ष पूरे कर ले। फिर इसकी योग्यता क्या होना चाहिए। आयोग के सदस्य, ये सदस्य होगा, आदेश नहीं होगा। आयोग के सदस्य कम से कम 10 वर्ष की सरकारी सेवा युक्त होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब उसे 10 वर्ष तक का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, इनके कार्य क्या क्या हैं। तो अनुच्छेद 320 के अनुसार राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना। तो परीक्षाओं का आयोजन कौन कराता है, आपका लोक सेवा आयोग कराता है। फिर भर्ती के संबंध में सरकार को परामर्श देना। सरकार को परामर्श देना कि इतनी सीटें इस विभाग की, इतनी सीटें इस विभाग की खाली हैं, तो इसमें इस संबंध में आपको परीक्षाएं लेना चाहिए। फिर लोक सेवकों की नियुक्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति आदि के संबंध में नियम बनाने के लिए सरकार को
सलाह देना कि किसकी नियुक्ति करना है, किसकी पदोन्नति करना है, किसकी प्रतिनियुक्ति करना है, इस सब के बारे में सरकार को सलाह देना। आयोग की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना तटस्थ होकर काम करता, मतलब कितना संलग्न होकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। फिर अनुच्छेद 323 के तहत आयोग वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है तथा राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष रखता है। ठीक है ना। तो यहाँ से बनता है कि आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, और राज्यपाल उसे कहाँ रखता है, तो राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ तथ्य हैं। अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन में सेवा काल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, मतलब उनके ड्यूरिंग द पीरियड उनके जो वेतन मिलेंगे उनको कम नहीं किया जा सकता, ना भत्ते कम किए जा सकते। अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है ना। फिर सेवा काल के बाद अध्यक्ष एवं सदस्य संघ एवं राज्य के लाभ के पद धारण नहीं कर सकते, मतलब ये कोई भी जॉब नहीं कर सकते, ना तो राज्य में ना ही केंद्र में। अवकाश प्राप्ति के बाद अध्यक्ष या सदस्य को उसी या अन्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष रिटायर हो गया है, मतलब अपना एक सेवा काल पूरा कर लिया है, तो दोबारा उसे या तो उस संघ लोक सेवा आयोग, उस लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या किसी अदर राज्य का अध्यक्ष बनाया जा सकता है लोक सेवा आयोग का। इसके अलावा वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। फिर आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल। केंद्रीय योजना आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। तो इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि राज्य योजना मंडल का गठन कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1972 को। इस मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो इस मंडल का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष प्रकाश चंद सेठी थे। तो एक क्वेश्चन आप लोग मेरे को यहाँ फिर बताइएगा कि वर्तमान मध्य प्रदेश योजना मंडल के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर करके बताइएगा। और उपाध्यक्ष कौन है। पहले इसका कार्य राज्य स्तर पर योजनाएं बनाना था, किंतु 1998-99 से इस मंडल ने जिला एवं विकासखंड स्तर पर योजनाएं बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है। फिर इसके कार्य क्या 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 हैं। राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, राज्य के संसाधनों की सही पहचान करना, संसाधनों का जनसंख्या के अनुपात पर आवंटन करना, जिससे संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। ठीक है ना। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति को सारे संसाधन उपलब्ध करा दिए जाए, बाकी जनसंख्या को नहीं मिल पाए, तो जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों का क्या कराया जाए, आवंटन कराया जाए, बंटवारा कराया जाए। ठीक है। फिर पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पंचवर्षीय योजना कौन क्रियान्वित बनाता है, तो योजना आयोग आपकी पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है। योजनाओं की प्राथमिकता तय करना। फिर राज्य सरकार को उपरोक्त विषयों पर सलाह देना योजनाओं के क्रियान्वयन जन भागीदारी सुनिश्चित कराना, ये इसके कार्य होते हैं। फिर आगे चलते हैं। लोकायुक्त। सबसे पहले मध्य प्रदेश में दीक्षित समिति द्वारा इसकी सिफारिश 1969 में की गई, जिसके बाद मध्य प्रदेश में 1981 में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। तो आप मेरे को एक क्वेश्चन फिर बताएंगे कि सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर करके बताइएगा। फिर इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है, जिसमें कौन कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होते हैं। तो लोकायुक्त की नियुक्ति एक समिति के द्वारा होती है और समिति सिफारिश करती है किसको, राज्यपाल को। उस समिति में कौन कौन होता है, तो आपका मुख्यमंत्री होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है तथा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होते हैं।
तो वर्तमान लोकायुक्त कौन है आपके? नरेश चंद्र गुप्ता। और उप लोकायुक्त कौन है? तो यूसी महेश्वरी और एसके पालो। योग्यता क्या क्या है? तो राज्य में लोकायुक्त का या लोकायुक्त उपयोग का राज्य में लोकायुक्त या उप लोकायुक्त वही व्यक्ति हो सकता है जो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हो या केंद्र सरकार में सचिव या राज्य सरकार के में मुख्य सचिव रहा हो। कौन हो सकता है? जो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो या केंद्र सरकार में सचिव पद पर रहा हो या राज्य सरकार में मुख्य सचिव पद पर रहा हो, वही इसकी लोकायुक्त बनने की योग्यता रखता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 66 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। और उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 63 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। पद मुक्ति कैसे होती है? साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर विधानसभा द्वारा पारित विशेष बहुमत के प्रस्ताव पर राज्यपाल इसको हटा सकता है। तो लोकायुक्त को पद मुक्ति कैसे होता है? विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा, विशेष बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है ना। फिर इसके कार्यकाल का, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों।